नमस्कार साथियों, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि रिपीट हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर सभी टॉपिक से हमने उठाया है जीके जीएस के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? यहाँ पे याद रखिए, जैविक घटक नहीं है पारिस्थितिक तंत्र के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मृदा, यानी मिट्टी आपका पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 का पहला शिफ्ट का है। देखिए, इसमें बताया गया है कि मेंढक, पुष्प और कीट पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में आते हैं, जबकि मृदा अजैविक घटक में आता है। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको जैविक घटक और अजैविक घटक में अंतर आपको पता होना चाहिए। जैविक घटक जो सांस लेते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की क्रिया करते हैं, वे जैविक घटक होते हैं, और जो पारिस्थितिक तंत्र की क्रिया नहीं करते हैं वो अजैविक घटक होते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? सीपीयू का हिस्सा है, यही सीपीयू यहाँ लिखा हुआ है। तो कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है आपका ऑप्शन बी। कंट्रोल यूनिट और एएलयू आपका सीपीयू का ही हिस्सा होते हैं। देखिए, कंट्रोल यूनिट आपका हो गया, फिर एएलयू जो पीछे भी बताया था, एक दो वीडियो अगर आप ग्रुप डी के मेरे चैनल पे विजिट करके देखे हों तो आपको पता होगा, कंट्रोल यूनिट और एएलयू आपका सीपीयू का ही हिस्सा है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें से मनुष्य का अध्ययन होता है? किस साइंस के ब्रांच में? तो इसका ऑप्शन सी, एंथ्रोपोलॉजी में आपका मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न एनटीपीसी 2016 का थर्ड शिफ्ट का है। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी का सेम ही क्वेश्चन आता है, कंफ्यूज ना होइए। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपरा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, उसका विकास और रीति रिवाज ये महत्वपूर्ण है। इतिहास, परंपरा पूछेगा क्या अध्ययन किया जाता है, तो ऐसे आपका ऑप्शन दिया रहेगा। और तीन और प्रश्न है, जैसे आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी आपको पुरातात्विक संबंधित विज्ञान से की शाखा है। इसमें पुरातात्विक की जो चीज़ें हैं उनके सोचने समझने की जो क्रिया की जाती है वह आर्कियोलॉजी के ब्रांच में किया जाता है। अगला है आइथियोलॉजी आपके मछलियों का अध्ययन को कहा जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला एंथ्रोपोलॉजी, यह तो और भी महत्वपूर्ण है। एंथ्रोपोलॉजी आपको याद होना चाहिए, पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य प्रजनन स्वास्थ्य और मूत्र स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, उसमें एंथ्रोपोलॉजी आपका पुरुष का वह स्वास्थ्य यानी प्रजनन क्रिया के रिप्रोडक्टिव करने का जो स्वास्थ्य है वह गुड अच्छा है या नहीं, उसके मूत्र संबंधित स्वास्थ्य चिकित्सा विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी के शाखा में आता है। अगला, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, कौन सा पदार्थ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कोलाइड है आपका। यह भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, जो सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था होती है, जैसे गैस पार्ट होता है, एक तरल होता है और ठोस होता है। ठोस में मिट्टी, देखिए ठोस। और यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2017 का है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं फिजिक्स की और केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, याद रखिएगा। देखिए, कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थ की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक रासायनिक मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्य तीन अवस्था ठोस और द्रव्य और गैस होती है, जो अभी बताया। अगला विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? तो देखिए, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका ऑप्शन डी, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा आपका सही उत्तर होगा। यही होता है विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का
एसआई यूनिट। अब यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2022 के पहला शिफ्ट का है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीट हो सकता है, याद रखिए। अगला है, वांगला उत्सव का मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो महोत्सव या उत्सव आपके अधिकतर जो प्रश्न बनते हैं या तो नॉर्थ ईस्ट से या साउथ से, तो यह दोनों कंफर्म याद रखिएगा। और यह है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का मेघालय राज्य का प्रश्न है। इसमें वांगला उत्सव याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यह एनटीपीसी 2022 का सेकेंड शिफ्ट का है। देखिए, यह मुख्य रूप से वांगला मेघालय में मनाया जाता है, जहां 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ रीति रिवाज है कि 100 ड्रम के महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे 100 ड्रम उस उत्सव में बजाया जाता है। और इस उत्सव का अभ्यास गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। यह भी ये महत्वपूर्ण है कि यह जो उत्सव कला है यह किनके द्वारा अभ्यास की जाती है, तो गारो जनजाति द्वारा। यह सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आयोजित फसल कटाई उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह भी पॉइंट महत्वपूर्ण है नॉलेज की बेसिस पर भी। अगला, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या वृद्धि आपका अर्थव्यवस्था में समग्र मांग की भाग नहीं है। बाकी निर्यात, यह तो यानी बेच रहे हैं तो यह तो होगा ही अर्थव्यवस्था में। पूंजीगत माल, यह भी आयात, ये भी आयात निर्यात, ये दोनों होंगे ही अर्थव्यवस्था की मांग की भाग। और पूंजी माल, आपका पूंजी माल तो होगा ही, जनसंख्या वृद्धि नहीं हो सकता, यह प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। यह प्रश्न है ग्रुप डी 2022 के पहला शिफ्ट का। देखिए यह क्या कहता है, किसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि समग्र मांग का भाग नहीं होती है। कुल मांग एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा का माप है, याद रखिए। और कुल मांग में सभी उपभोक्ता समान पूंजीगत सामान, निर्यात, आयात और सरकारी खर्च शामिल होते हैं। यह पॉइंट याद रखिए, ये लाइन। अगला, उस एक्सोप्लैनेट का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.0 के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केपलर 452b को एक्सप्लेनेट, यह ऐसा एक्सप्लेनेट है जिसे पृथ्वी का चचेरी बहन माना जाता है और इसे पृथ्वी 2.20 भी कहा के नाम से जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण है, केपलर 452b। देखिए, यह एनटीपीसी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का। यह सभी प्रश्न वीडियो में प्रीवियस ईयर का है। और प्रीवियस ईयर पीआईक्यू का कितना महत्वपूर्ण होता है यह आपको पता ही होगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए, केपलर 452b की परिक्रमा करने वाला एक ब्रह्मा ग्रह है जो केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा जुलाई 2015 में खोजा गया था। देखिए, खोजा किसके द्वारा, तो दूरबीन द्वारा, अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की बहन और पृथ्वी 2 भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संदर्भ में जो संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे वो आपके थे ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यह आपको पता भी होगा। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2022 का पहला शिफ्ट का है। देखिए कैसा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भारत के संविधान के संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। यह दोनों लाइन महत्वपूर्ण है, याद रखिए। फिर है, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी, यहाँ पे अस्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया। यह
यह वर्ड याद रखिएगा, अस्थाई और अस्थाई यह दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अस्थाई आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थाई आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई? तो देखिए बोस्टन, हमने बोस्टन पढ़ा लेकिन बोस्टन है। बोस्टन चाय पार्टी आपका ऑप्शन डी 1973 में इसका ये शुरू हुआ। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 का थर्ड शिफ्ट का है। देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन टी पार्टी की घटना थी। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। 16 दिसंबर 1973 को जब बोस्टन पर करयुक्त चाय के 3 जहाज़ों को ब्रिटेन लौटाने से इनकार कर दिया गया तो औपनिवेशिकों का एक समूह जहाज़ पर सवार हुआ और चाय की 342 पेटियों को बोस्टन हार्बर में फेंककर नष्ट कर दिया गया था। इसी को बोस्टन चाय पार्टी वर्ष शुरू किया गया। इसे प्रश्न बना। यह घटना अमेरिकी इतिहास की एक प्रमुख घटना है। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। तो टी पार्टी घटना आपको समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसको प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रह गया उनका? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी थे। ये आपका ईस्ट इंडीज़ यानी जो अभी वेस्ट इंडीज़ है, इंडीज़ वहाँ के जो ईस्ट इंडीज़ थे वहाँ पे व्यापार के लिए, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ईस्ट इंडीज़ यानी ईस्ट में जो जितने भी देश थे उनमें व्यापार करने के लिए सभी समूह गठन किया गया था अंग्रेज़ों का, जिसमें एक व्यापार कंपनी गठन था जिसमें जुड़ा हुआ था सभी के साथ, तो वह था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका सीमित रह गया केवल भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार करना ही। और यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 का है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था यानी बनाया गया था, और कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। इसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 सदस्य होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। अगला, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न इतिहास के पूछा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका गुलाम वंश का संस्थापक है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अब सुल्तान ये बाबर वगैरह से कौन प्रश्न पूछता है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछ देता है। और यह रेलवे जेईई 2014 का प्रश्न है। अगला है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानगृह यानी जो बाथ ट्यूब था, द ग्रेट बाथ, एक विशाल किस प्रकार का टैंक था? तो ऑप्शन डी, आयताकार यानी एक चकोर आयताकार टाइप का द ग्रेट बाथ स्नानगृह मिला था, मोहनजोदड़ो में पाया गया। और यह प्रश्न ग्रुप डी एनटीपीसी 2021 का है, महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल गारस स्नान आयताकार टैंक था, और मोहनजोदड़ो सिंध घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। इससे प्रश्न बनता है, यह महत्वपूर्ण लाइन है कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो रखालदास बनर्जी 1922 में। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ के नाम से 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली थी, और यह महत्वपूर्ण है। वीडियो यहीं समाप्त हुआ। इतना तक जो भी मैंने सभी प्रीवियस ईयर किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।